गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस मैकमिलन समरी सीरीज में। मैकमिलन समरी सीरीज में मॉड्यूल डी पर हमारी शुरुआत हो चुकी है। मॉड्यूल ए बी सी ऑलरेडी कवर हो चुका है। मॉड्यूल डी में जो सबसे पहली यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट, जो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट एंड ओवरव्यू, उस पर हमारी चर्चा कल की मुलाकात में हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे मॉड्यूल डी की दूसरी यूनिट पर, और इंपॉर्टेंट यूनिट है मनी मार्केट पर। हम आज बातचीत करेंगे मनी मार्केट पर। हमारी एक दो क्लासेस और होंगी, क्योंकि मनी मार्केट पर अगर आप यूनिट 2 में देखेंगे तो मनी मार्केट का आज पहला हिस्सा हो रहा है। इसका मतलब इसकी अगली मुलाकात में इसके कम से कम एक हिस्से की समरी पर हम और बातचीत करेंगे। तो ये समरी आपकी जो मैकमिलन बुक के पीछे समरी दी गई है उससे कहीं ज्यादा इस समरी क्लास में डिस्कशन हो रहा है। मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं ताकि आप इस क्लास की गंभीरता को समझ पाएं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपके लिए कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार का जो पेपर हुआ है, मई में जो अभी पेपर बीता है, उसमें आरबीडब्ल्यूएम, पीपीबी और एएफएम, स्पेशली एएफएम का जो पेपर था वो काफी कठिन पेपर बना और बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर बना। तो मेरे बार बार बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आप इस क्लास की, इस कॉन्सेप्ट की, आपके पेपर की गंभीरता को समझ पाएं कि आपको कैसे समझना है, एक आइडिया आपको मिले, ताकि आप बेवजह की चीजें तैयार करने की बजाय ठीक चीजें तैयार करें, कम समय में आपकी प्रिपरेशन हो जाए और एक बार में आप सारे पेपर को क्लियर कर पाए। तो मनी मार्केट में आज हमारी बातचीत आपसे होगी। मनी मार्केट के पहले हिस्से पर आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूंगा वो आपके लिए होगा कॉल मनी मार्केट। क्या होता है कॉल मनी मार्केट, इसको पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मनी मार्केट ही क्या होता है। ठीक है, मनी मार्केट से आप कॉल मनी मार्केट को इत्मीनान से समझ पाएंगे। पिछली मुलाकात में, वैसे अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा, जो लास्ट हमारी बातचीत हुई थी, उसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट पर बात की थी। और फाइनेंशियल मार्केट में एक हिस्सा होता है मनी मार्केट का, जो शॉर्ट टर्म का मार्केट है। यानी मनी मार्केट कैसा मार्केट होता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने का बाजार होता है। यानी ये शॉर्ट टर्म का मार्केट होता है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म का मार्केट मतलब जहां पर एक साल तक की सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम मनी मार्केट को और आसान तरीके से समझना चाहें तो मनी मार्केट चूंकि ऐसा बाजार है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है, इसलिए मनी मार्केट को आप दो हिस्सों में शॉर्ट टर्म फंड के लिए डिवाइड कर सकते हैं। यानी मनी मार्केट वो मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म फंड को रेज किया जा सकता है। क्लियर है? अब कैसे? अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी को खरीद और बेच, यानी देखिए, कल आप लोगों ने पढ़ा कि मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट वो बाजार होता है जहां पर इश्यूअर्स अपनी सिक्योरिटी को जारी करते हैं क्योंकि उनको फंड चाहिए। आपसे चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, उनकी सिक्योरिटीज को परचेज करें और उनको फंड मिले। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इश्यूअर उस सिक्योरिटी को इसलिए जारी कर रहा है ताकि वो मार्केट से फंड रेज कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक जो है वो जारी करते हैं बाबू सीडीज, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसको हम कहते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक जारी करते हैं। क्यों जारी कर रहे हैं? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को बाजार से फंड की नीड है। कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, वो मार्केट में से जारी करेगा, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम जब इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को परचेज करें तो हमारा पर्पज है इन्वेस्टमेंट करना इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, इस शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी में, जबकि बैंक का पर्पज है इसको इशू करके फंड रेज करना। तो जो जारी करता है उसका पर्पज होता है कि वो फंड रेज कर सके, और इन्वेस्टर का पर्पज होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म का फंड दो तरीके से रेज कर सकते हो। एक है बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज को बेच के या खरीद के ये सारे काम करते हो, बाय सेलिंग या बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है? सेलिंग और बाइंग होती है, सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है? ईश्वर इसको सेल करता है, हमारे आपके जैसे लोग इसको खरीदते और बेचते हैं। दूसरा है भैया विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी। दूसरा तरीका यह है कि हम बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के ये फंड रेज कर सकते हैं, विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी जहां पर कोई सिक्योरिटी आपको रखने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर सिक्योरिटी को बेचकर और खरीद के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फंड रेज किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम क्या कहते हैं भैया? ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी अगर मार्केट के अंदर सिक्योरिटी को बेचा और खरीदा जा रहा है, उसके माध्यम से जो है ईश्वर फंड रेज कर रहा है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये असल में जो बाई सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, ये कोई नाम नहीं है, इसका एक्चुअल नाम ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ही होता है जब बाजार के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा और खरीदा जाता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। तो एक रास्ता यह है कि अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं, सिक्योरिटी जारी करिए, इन्वेस्टर परचेज करेगा, आपको पैसा मिल जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा।
तो उसे किसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में करना पड़ेगा। दूसरा है जहां पर आप बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकते हैं, यानी अगर कोई एक बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो सिक्योरिटी को बिना जारी किए बाजार से फंड रेज कर ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। उस मार्केट को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। यानी कॉल मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर आपको कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी जारी नहीं करना पड़ता है, आप बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकते हैं, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना पड़ता है। अब कॉल मनी मार्केट में अगर आप विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी फंड रेज कर रहे हैं तो आपको 3 तरीके से पैसा मिल सकता है। अगर ये पैसा केवल एक दिन के लिए मिल रहा है, ओनली फॉर 1 डे, अगर ये फंड एक दिन के लिए जा रहा है, ओनली फॉर 1 डे। दूसरा है अगर ये पैसा जा रहा है 2 डेज टू, यानी अगर ये फंड रेज आप कर रहे हैं 2 डेज टू 14 डेज, 14 दिन के लिए अगर आप रेज कर रहे हैं। तीसरा है अगर आप मोर देन 14 डेज, यानी 15 दिन से लेके मोर देन 14 डेज, अगर आप 15 दिन से ऊपर का जारी कर रहे हैं और ये जाता है 365 दिनों तक के लिए, क्योंकि मनी मार्केट होता 1 साल के लिए है, तो थ्योरी तो 365 दिनों तक की है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन 365 दिनों का पैसा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी ना तो देता है ना ही रेस किया जाता है, तो ये अमूमन 90 दिनों तक का ही प्रैक्टिकली जाता है। बाकी अगर आपका आंसर बनेगा तो 365 बनेगा। अगर बिना कोलेटरल सिक्योरिटी एक दिन का पैसा जा रहा है तो इसी को हम कहते हैं कॉल मनी। यानी कॉल मनी वो पैसा है या वो ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा एक दिन के लिए लिया जाता है। अगर 2 दिन से 14 दिन के लिए है तो इसको हम कहते हैं नोटिस मनी। इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसी को कहा जाता है नोटिस मनी। और अगर 14 दिन से ऊपर है तो इसी को हम क्या कहते हैं? टर्म मनी कहते हैं। तो इसी मनी मार्केट के, इसी कॉल मनी मार्केट पे मेरी आज आपसे बातचीत हो रही है। यानी ओपन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के और खरीद के फंड रेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आपको बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रख के ही फंड रेज कर सकते हैं। आप अगर एक दिन का पैसा आप रेज कर रहे हैं तो कॉल मनी, 2 दिन से 14 दिन का रेज कर रहे हैं तो नोटिस मनी, 14 दिन से ऊपर कर रहे हैं तो ये टर्म मनी कहलाएगा। अब सवाल है कि सर यहां पर आ कौन सकता है? कौन यहां पर फंड रेज कर सकता है? यहां पर तो खैर कोई भी आ सकता है, जिसके पास सिक्योरिटी जारी करने की क्षमता है वो जारी करेगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहां चूंकि कोलेटरल सिक्योरिटी तो रखनी नहीं है, तो एक तरीके से ये सेफ मार्केट तो हुआ नहीं, ये सिक्योरिटी वाला मार्केट तो है नहीं। तो अगर यहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखना है तो कौन यहां से पैसा ले सकता है और कौन यहां पर पैसा देगा? जैसे यहां पर तो जो सिक्योरिटी जारी कर रहा है वो पैसा ले सकता है, हम आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा प्रोवाइड करा देते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन यहां पर पैसा कौन देगा? यहां पर कौन पैसा फंड रेज करेगा? तो इस मार्केट का उपयोग करते हैं जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें आ सकते हैं, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इनके पास अगर इमरजेंसी में फंड की नीड है तो वो इस मार्केट में एक दूसरे बैंक से जाके फंड ले सकते हैं। जैसे कॉमर्शियल बैंक लेंडर और बोरोवर दोनों के रूप में आता है, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडर बोरोवर दोनों के रूप में आता है। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो लेंड करेंगे, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बोरो करेंगे बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस मार्केट का उपयोग अमूमन इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, जब आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है या बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के आप फंड रेज करना चाहते हैं बाजार से, तो आप कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कॉल मनी मार्केट का वो पार्ट होता है जहां पर बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज किया जाता है या फंड प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, द कॉल मनी मार्केट इज अ क्रूशियल सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में भी किसका? मनी मार्केट का। वेयर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड एंड बोरो फंड्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 2 वीक्स। अमूमन एक दिन से 2 दिन का, एक दिन से 14 दिन का पैसा लिया जाता है, लेकिन आप टर्म मनी में 14 दिन से ज्यादा का भी पैसा ले सकते हो। मैंने जैसा आपको बताया, प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल 90 दिन तक के लिए होता है, होता वो 365 दिन का है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल 90 दिन तक के लिए होता है और कई मामलों में होता भी नहीं। ज्यादातर कॉल मनी और नोटिस मनी से ही बैंक काम चलाते हैं। क्लियर है? 2 weeks. This market address urgent liquidity need, allowing participants to manage their cash flow effectively. Loans in the, है ना? क्या है भैया, ये मार्केट कैसे एड्रेस करता है कि अगर आपको अर्जेंट लिक्विडिटी की नीड है तो पार्टिसिपेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो अपना कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, यहां से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी रखे पैसा ले सकते हैं। लोन्स इन दिस मार्केट आर यूजुअली अनसिक्योर्ड। इस मार्केट में जो लोन होता है वो अनसिक्योर्ड होता है एंड आर रैपिड ऑन डिमांड, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल ऑप्शन फॉर इंस्टीट्यूशन। आप जैसे डिमांड करते हैं आपको मिल जाता है पैसा, क्योंकि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी नहीं पड़ती।
जिनके पास एक्सेस अमाउंट है, जिन बैंकों के पास, वो आपको पैसा दे सकते, आपको मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। इसीलिए कई बार हम इसको इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के नाम से भी कॉल मनी मार्केट को जानते हैं। The interest rate fluctuate based on supply and demand, reflecting the overall liquidity condition in the economy। अब इसमें भैया आपको कोई कोलेटरल तो नहीं रखनी पड़ती, लेकिन इसमें एक ब्याज लगता है। जैसे इसमें ब्याज कौन सा लगेगा, जैसे आपने मिबोर का नाम सुना होगा, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं इसलिए इन पर क्या लगता है, मिबोर लगता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं, देखिए कॉल मनी मार्केट मैंने डायग्राम पीछे बना दिया है, 3 पार्ट में आपको डिवाइडेड मिलेगा। एक दिन का, एक दिन से 14 दिन का, 14 दिन से ज्यादा, एक दिन का पैसा कॉल मनी, नोटिस मनी 2 दिन से, एक दिन से लेकर 14 दिन नहीं होगा, ये 2 दिन से लेकर 14 दिन होगा। एक दिन का आपका होता है कॉल मनी, और 14 दिन से ऊपर आपका क्या कहलाएगा, नोटिस मनी कहलाता है। अब आप इसमें कितना पैसा ले सकते हो, क्लियर है। ये चार्ट आपको यहां पर ध्यान से देखना है, कोशिश करिएगा कि ये चार्ट आपको याद हो जाए। ध्यान से एक बात को देखते चलिएगा। जैसे अब अगर हम लिमिट की बात करें कितना ले सकते हैं, उसके पहले आप देखिए कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसमें लेंडर बोरोवर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, पेमेंट बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, आरआरबीज पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी डीलर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होती हैं जिनको मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का भी अधिकार होता है, खरीदने का भी अधिकार होता है। प्राइमरी डीलर वो एंटिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचते और खरीदते हैं, दोनों इनको अधिकार होता है। प्राइमरी डीलर भैया 2 प्रकार के होते हैं, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हम प्राइमरी डीलर की बात करें तो प्राइमरी डीलर 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम पीडी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। प्राइमरी डीलर भी इसमें शामिल होता है, प्राइमरी डीलर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, अगर कोई बैंक ही यानी बैंक का कोई डिपार्टमेंट यानी बैंक ही अगर पीडी का काम कर रहे हैं तो इनको हम बैंक पीडी कहते हैं, है ना। भारत में ज्यादातर जो पीडीज हैं वो बैंक पीडी ही हैं। और अगर कोई एनबीएफसी पीडी के रूप में काम कर रहा है तो इसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन पीडी। ये याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं भैया, स्टैंड अलोन पीडीज बोलते हैं जब एनबीएफसी पीडी का काम करते हैं। तो पीडीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिमिट है, कितना आप फंड रेस कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना है, कॉल मनी और नोटिस मनी में वो कितना ले सकते हैं 100%। मैं एक समझा दे रहा हूं, बाकी आप उसी हिसाब से वही चीज यहां पर लिखी गई है। कॉल एंड नोटिस मनी में क्या 100% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। अगर हम कॉल मनी की बात करें, ये पहला कॉल मनी के लिए लिखा गया, ये दूसरा नोटिस मनी के लिए लिखा गया। अगर हम कॉल मनी की बात करें तो आपका पहली बात तो जो भी आपका कैपिटल फंड है, जो आपकी पूंजी है, उसका जो डेली एवरेज बेसिस लिया जाएगा। कैपिटल फंड का मतलब जो बेसिकली आपके पास एनडीटीएल आ रहा है उसका डेली एवरेज बेसिस लिया जाएगा और कंसीडर किया जाएगा हर 15 दिन पर। तो डेली एवरेज बेसिस लेकर जो 15 दिन पर आपका एवरेज होगा उसका आप 100% ले सकते हैं। और अगर हम नोटिस मनी की बात करें तो कैपिटल फंड का किसी भी दिन को आधार मान के आप 125% ले सकते हैं। टर्म मनी की अगर हम बात करें तो टर्म मनी जो भी उस बैंक का बोर्ड होगा वो अप्रूव्ड करेगा कि आप कितना ले सकते हैं, तो बोर्ड की अप्रूव्ड लिमिट इसमें लागू होती है। पेमेंट बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भैया कॉल, नोटिस और टर्म मनी में 100 और 125% वाली जो ऊपर मैंने कंडीशन बताई वो लागू होगी। कोऑपरेटिव बैंक कितना लेंगे, कोऑपरेटिव बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट आर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कितना लेंगे, पिछले वित्तीय वर्ष में कोऑपरेटिव बैंकों के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो आपका कुल एग्रीगेट डिपॉजिट था, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंत में जो आपका कुल डिपॉजिट था उसको कंसीडर करेंगे, उसको आधार बनाएंगे और उसका 2% आप यहां पर ले सकते हैं कॉल, नोटिस और टर्म मनी में कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो प्राइमरी डीलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन अ डेली एवरेज बेसिस रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट के आधार पर आप लेंगे, लेकिन उसके लिए आप कंसीडर किसको करेंगे, जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में नेट ओन्ड फंड था, एनओएफ था, तो नेट ओन्ड फंड का 225% है। टर्म मनी में आप अपने नेट ओन्ड फंड का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कंसीडर करेंगे, यहां पर भी आप 225% ले सकते हैं। तो ये आपकी प्रूडेंशियल लिमिट है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी के लिए, सारे कॉमर्शियल बैंकों के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर और इनके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई ने अनुमति दी है वो भी यहां पर आ सकते हैं। तो ये है बाबू कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी और कॉल मनी की पूरी कहानी। सारे डायग्राम से ओपन मार्केट ऑपरेशन में कॉल मनी में क्या डिफरेंस होता है ये सब मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। मनी मार्केट अभी समाप्त नहीं हुआ है, मनी मार्केट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत है
उसको हम कल डिस्कस करेंगे इसी समय शाम को 7 बजे जब आपसे मुलाकात होगी। बाकी मित्रों आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। मनी मार्केट के साथ साथ आज यहां की बात को यहीं रोकते हैं। जेआईबी के महापैक पर मैंने आपको लगातार सारी जानकारी दी है। महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन बैचेस में से एक है, क्योंकि इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, रनिंग अपकमिंग सब कुछ। और इससे भी बेहतरीन आपके लिए होगा अगर आप जेआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक लेते हैं, क्योंकि इसमें जेआईबी और सीआईबी दोनों के महापैक की आपको एक्सेस मिलता है। दोनों के पेपर की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको अलग से कुछ सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच नया शुरू हो चुका है, 9 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंगल सब्जेक्ट में भी आप आ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी बातें रखते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन, पेपर, सिलेबस और कंटेंट, नोट्स और लिंक अगर कोई है, वीडियो लिंक है, कोई क्लास लिंक है, तो सब कुछ यहीं पर आपको मिलती रहती है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, सिंपली ऊपर लिखा है आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से पर डिस्कशन करने के लिए समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।